हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप भी अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रभावशाली लोग कैसे अपने सपने साकार करते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन 7 आदतों के पीछे क्या रहस्य है और कैसे आप अपने जीवन में इन आदतों को अपनाकर और भी प्रभावशाली बन सकते हैं। मैं आपको हर आदत के पीछे की कहानी बताऊंगा, मजेदार दृष्टांत दूंगा और ये भी समझाऊंगा कि इन्हें अपनाकर आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक सफर, जहां हम सीखेंगे अपने व्यक्तित्व को निखारने के उन रहस्यमयी गुरों को जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएंगे। बी प्रोएक्टिव। कल्पना कीजिए, 2 व्यक्ति एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति हर बात पर शिकायत करता रहता है, मौसम बुरा है, रास्ता जाम में है, मेरी किस्मत खराब है, और इस शिकायत में ही उलझा रहता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे इस स्थिति को बदलना है, और वह तुरंत समाधान ढूंढने लगता है। दोस्तों, अक्सर यही फर्क है बी प्रोएक्टिव और प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव लोगों का। क्या आप महसूस करते हैं कभी कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं? जैसे ऑफिस में कोई बॉस हमेशा आलोचना करता हो, या घर में कोई आपकी सलाह की परवाह न करता हो, तब आप क्या करते हैं? शायद आप चिल्लाते हैं या शिकायत करते हुए इंतजार करते हैं कि चीजें अपने आप बदल जाएं। लेकिन बी प्रोएक्टिव व्यक्ति परेशानियों में भी अवसर ढूंढता है। वह खुद से पूछता है, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं, और फिर कार्य करने लगता है। बी प्रोएक्टिव यानी स्वयं अपनी जिंदगी का निर्माता बनना। यह सोच इस बात पर जोर देती है कि हम अपने भावनाओं, कार्यों और परिणामों के लिए 100% जिम्मेदार हैं। इसमें हम दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। सोचिए, अगर आप एक गाड़ी के चालक हों और सामने रास्ते में जाम हो, तो क्या आप हार मानकर रोके रहेंगे? नहीं, आप गियर बदलकर दूसरा रास्ता चुनेंगे या जरा टाइम लेकर जाम से निकलेंगे। ठीक उसी तरह बी प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप परिस्थितियों से लड़ते हैं, न कि उनके झोंके में बहते हैं। उदाहरण के लिए, सीमा अपनी नौकरी से खुश नहीं है। हर दिन ऑफिस देर से आकर वह सहकर्मियों को कोसती है और कहती है, मेरे तो भाग्य ही खराब है, या अपने बॉस की आलोचना करती रहती है। लेकिन इससे स्थिति बदलती क्या है? इसके विपरीत, अगर सीमा सोचे कि मुझे कुछ करना चाहिए और वह नई स्किल सीखने का फैसला करे या बॉस से ईमानदारी से बात करे, तो चीजें बदलने लगती हैं। यही बी प्रोएक्टिव सोच है, हर कदम खुद उठाने की हिम्मत रखना। बी प्रोएक्टिव लोग चुनते हैं कि वे अपने मूल्यों, वैल्यूज और सिद्धांतों के आधार पर जीवन जिएंगे, न कि अपनी भावनाओं के। उन्हें पता है कि हर परिस्थिति में अवसर होता है। उदाहरण के लिए, अगर बिजली गुल हो जाए तो एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कहेगा, बस आज रात तो काम खत्म। पर एक सक्रिय व्यक्ति बताएगा, ठीक है, हम कैंडल से काम करते हैं या जनरेटर लगवाते हैं। तो आपको कैसी जिंदगी चाहिए? ऐसी जहां हर रोज आप खुद को परिस्थितियों का शिकार समझें, या ऐसी जहां आप चुनें कि आप हर चुनौती में सीख, अवसर और अपनी शक्ति पाएं? बी प्रोएक्टिव बनकर आप कहेंगे, मैं कर सकता हूं, ज़रेनिया, मैं चुनता हूं, ज़रेनिया, मैं जिम्मेदार हूं। यह कोई जादू नहीं, बस आपकी सोच की बदलाव की शक्ति है। आइए आज से इस पहलू को अपनाएं और जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। छोटी छोटी चुनौतियां आपके लिए बड़े अवसर बन सकती हैं अगर आप बी प्रोएक्टिव बनकर कदम बढ़ाएं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, बड़े सपनों की नींव छोटी परिकल्पनाओं से शुरू होती है। आप किसी यात्रा पर निकलने से पहले नक्शा देखते हैं, अन्यथा रास्ता खो जाते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड या अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने की आदत हमें यही सिखाती है कि हर कार्य या परियोजना की शुरुआत हमें अपने लक्ष्य या परिणाम की कल्पना से करनी चाहिए। कल्पना करें कि आप एक सुंदर महल बनाना चाहते हैं। अगर आप बिना आकार सोचे, बिना अंतिम रूप जाने बस ईंटें जोड़ते जाएं, तो पूरा निर्माण टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पहले यह तय कीजिए कि आपकी महल कैसी दिखनी चाहिए, उसके कमरों की योजना, हर खिड़की दरवाजे का आकार और डिजाइन क्या होगा। जब आपका मन में साफ तस्वीर होगी, तब आप एक एक करके नींव रखेंगे और महल आसानी से पूरा हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी दृश्य को कैसे देखना चाहते हैं? जैसे कोई फिल्म का अंत सोचकर पूरी कहानी लिखता है। आप सोचिए, 20 साल बाद आप कहां रहना चाहते हैं? किसके साथ, किस स्थिति में होंगे? क्या एक बड़ा घर होगा
या दुनिया की सैर पर होंगे। जब आप बिगिन विद द एंड इन माइंड अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखने लगते हैं और हर दिन वह कहानी एक कदम आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका सपना है डॉक्टर बनने का। इस आदत को अपनाकर आप सबसे पहले एक स्पष्ट इमेजिनेशन बनाएंगे। अस्पताल में सफेद कोट पहनकर मरीजों की सेवा करते आप। फिर आप हर दिन उसी लक्ष्य की ओर काम करेंगे, टॉप क्लास में पढ़ाई करेंगे, मेडिकल की तैयारी शुरू करेंगे और वह राह चुनेंगे जिससे आपका सपना साकार हो। अगर आपने यह विजन न रखा होता तो हो सकता है आप अनजान दिशाओं में भटक जाते। एक और कहानी सोचिए। एक युवा सोचता है कि जीवन में एक प्यारा परिवार और सहयोगी दोस्त हों। अगर वह इस अंतिम दृश्य को अपनी आंखों के सामने रखेगा तो वह उसी तरह के लोगों को अपने करीब आकर्षित करने की कोशिश करेगा। सोचिए, हम सभी जीवन की नाविक हैं। बिगिन विथ द एंड इन माइंड हमें बताता है कि गंतव्य तय करना जरूरी है। अगर आपके पास मंजिल का नक्शा है तो रास्ता खुद ब खुद सहज हो जाएगा। इस आदत से आपका हर निर्णय उस अंतिम लक्ष्य की ओर मुड़ जाएगा। तो आज से यह प्रण लें कि आप हर बड़े निर्णय को अपने अंत के चित्र के साथ शुरू करेंगे। चाहे नया करियर चुनना हो, पढ़ाई का नया कोर्स लेना हो या निजी सपनों को साकार करना हो, पहले कल्पना कीजिए कि आपकी मंजिल कैसी दिखेगी, फिर कदम बढ़ाइए। इससे हर सुबह आपको ठोस उद्देश्य मिलेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। आइए बिगिन विथ द एंड इन माइंड की आदत को अपनाएं और अपने भविष्य का नक्शा आज से ही बनाना शुरू करें। क्या आपने अपनी जिंदगी के लिए अपने सपने का नक्शा तैयार किया है? पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सफलता पाने के लिए सही दिशा में काम करना बेहद जरूरी होता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अर्थात सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करना हमें यही सिखाता है कि हमारी ऊर्जा और समय की वास्तविक प्राथमिकता क्या है। सोचिए कि आपकी दिनचर्या रूटीन एक गाड़ी की तरह है जिसमें रोजाना आपको कहीं जाना है। अगर गाड़ी में पेट्रोल कम हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जबरदस्ती तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि पहले पेट्रोल भरें। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में भी हम उत्साह जोश से कामों की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान नहीं देंगे तो लक्ष्य छूट जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास रोजाना किताब पढ़ने, नोट्स बनाने, दोस्तों से चर्चा करने और थोड़ा ब्रेक लेने को समय है। यदि आप पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नहीं अपनाते तो हो सकता है आप सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करें, फिर मोबाइल गेम खेलें और फिर बचे समय में पढ़ाई शुरू करें। इस तरह आप अपना कीमती समय नाकाम बातें करने में खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आप सबसे पहले पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे, जैसे सुबह उठते ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ें, तो दिन भर आपकी समझ बनी रहेगी और आप जल्दी सीखेंगे। यह आदत हमें एक सिद्धांत सिखाती है जिसे आइजनहावर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें कामों को 4 कोटियों क्वाड्रेंट में बांटा जाता है। जरूरी और तत्काल, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। जैसे बॉस द्वारा अचानक दिया गया काम जिसकी समय सीमा आज ही है, लेकिन तत्काल नहीं। इम्पोर्टेंट और ना अर्जेंट, जैसे अपनी पढ़ाई या स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तत्काल लेकिन कम जरूरी, अर्जेंट और ना इम्पोर्टेंट, जैसे कोई पार्टी में आमंत्रण जबकि आपकी पढ़ाई का समय चल रहा हो। न तुरंत, न जरूरी, न अर्जेंट और ना इम्पोर्टेंट, जैसे सोशल मीडिया पर अनावश्यक स्क्रोलिंग। जब आप पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के अनुसार सोचते हैं तो सबसे पहले उन कामों को निपटाते हैं जो आपकी मंजिल के लिए असली अहमियत रखते हैं, दूसरी श्रेणी, और बाद में बाकी चीजें करते हैं। इससे आप लंबे समय में संतुलित और सफलता भरा जीवन बना सकते हैं। एक और कहानी सोचिए। आपके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका डेडलाइन आज ही है, लेकिन घर पर भी एक पारिवारिक जिम्मेदारी है। के लिए परिवार को अनदेखा करेंगे तो घर पर रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वहीं अगर आप परिवार को समय देते हुए ऑफिस का काम टालते रहेंगे तो ऑफिस में समस्या होगी। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है कि हम समय का संतुलन बनाएं। पहले सबसे जरूरी काम करें, फिर बाकी। तो एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अपने दिन में यह सोचा है कि कौन सा काम आपके भविष्य के लिए सबसे जरूरी है? आइए आज से अपनी सूची में सबसे ऊपर वही काम रखें जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है और बाकियों को बाद में निपटाएं। क्योंकि जब आपके सबसे महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे तब आपकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में चल पड़ेगी। थिंक विन विन। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी एक प्रतियोगिता है जहां या मैं जीतूंगा या आप, लेकिन थिंक विन विन यानी दोनों के लिए जीत की सोच बिल्कुल अलग है। यह आदत हमें सिखाती है कि रिश्तों और सौदेबाजी में जब हम जीत जीत की स्थिति बनाते हैं तो सभी को फायदा होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। कल्पना कीजिए, 2 मित्र अजय और विकास एक ही बोट पर तालाब पार करना चाहते हैं। बोट में सिर्फ एक ही जगह है। अगर अजय सोचता है मैं पहले जाऊंगा
और विकास पीछे कूदेगा तो दोस्ती पर दरार पड़ सकती है। लेकिन अगर वह कहता है दोनों के लिए रास्ता निकालते हैं और मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं कि दोनों साथ में सुरक्षित बाहर निकल जाएं, तो दोनों की खुशी होगी। यही थिंक विन विन की मानसिकता है, मिलजुल कर समाधान खोजना। एक कहानी याद कीजिए। एक पार्टनरशिप की दुकान में अड़ोस पड़ोस में दो व्यापारी एक ही ग्राहक के पीछे थे। रोहित और जीतू दोनों ने सोचा कि यदि मैं अकेले दुकान खोलता हूं तो अधिक मुनाफा होगा। उन्होंने लड़ाई की साजिश की, लेकिन दुकान बंद हो गई। फिर दोनों ने समझा कि मिलकर काम करने से ही व्यवसाय चलता है। फिर से एक साथ काम करने पर दुकान चल निकली और पहले से ज्यादा कमाई होने लगी। थिंक विन विन का यही जादू है, सहयोग में ताकत है। थिंक विन विन में समाधान खोजने का रास्ता होता है जहां आप सोचते हैं हमें दोनों को कैसे लाभ मिल सकता है। ऐसा करने से रिश्तों में सम्मान बढ़ता है और नए विचार भी आते हैं। यह सोच निस्वार्थ है, जहां आप मानते हैं कि दोस्ती और सफलता बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। सोचिए, अगर ऑफिस में हर कोई सिर्फ अपनी जीत चाहता रहेगा तो आपसी लड़ाई, ईर्ष्या और दरारें बढ़ेंगी। लेकिन अगर हर कोई थिंक विन विन अपनाए तो टीम वर्क, सम्मान और सहयोग बढ़ेगा। तो आप किस तरह की सोच चुनेंगे? हर बात में अकेले जीत का सपना देखना या सबको साथ लेकर चलने की राह अपनाना? आइए हम थिंक विन विन अपनाएं और अपनी सफलता को चारों तरफ खुशियों में बदल दें। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, संचार हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से सुना है या बस बोलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड की आदत हमें सिखाती है कि पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं। कल्पना कीजिए कि आपकी दोस्त सीमा आपसे नाराज है क्योंकि आपने उसके जन्मदिन की पार्टी मिस कर दी। आप तुरंत अपना पक्ष बताना चाहेंगे, मैं बहुत बिजी था, मैं भूल गया था, माफ कर दो। लेकिन अगर आप पहले उससे कहें तुम क्यों दुखी हो ज़रेनिया, और सच्चे दिल से उसकी बात सुने, तो आपकी समझ बढ़ेगी। हो सकता है पता चले कि सीमा के घर में कोई समस्या थी और पार्टी भूलना महत्वपूर्ण था। जब हम पहले सुनते हैं तो सामने वाले की भावना और परिस्थिति समझ में आती है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब है अपने कानों को पहले खोलना और बोलने से पहले सुनना। जैसे रेडियो सेट करते समय आपको पहले सही स्टेशन पकड़ने के लिए चैनल ढूंढना पड़ता है। अगर आपने चैनल सही नहीं पकड़ा तो आप गलत स्टेशन सुनेंगे। सिमिलरली, अगर हम दूसरों की बात पहले ध्यान से समझेंगे तभी हम सही जवाब दे पाएंगे। एक और उदाहरण, ऑफिस में एक ग्राहक शिकायत कर रहा है कि उसकी दवा काम नहीं कर रही। अगर वह वैज्ञानिक तुरंत कहे आपने दवा ठीक ढंग से नहीं ली या ग्राहक को दोष दे तो समस्या जटिल हो जाएगी। लेकिन अगर वह पहले ग्राहक की तकलीफ को समझने की कोशिश करें, आपको क्या लगता है कि दवा कैसी थी ज़रेनिया, क्या कोई साइड इफेक्ट लगा? तो ही सही समाधान मिलेगा। सोचिए जरा, अगर हर कोई पहले सुनने लगे तो जीवन कितना बेहतर हो सकता है। परिवारों में झगड़े कम होंगे, दोस्ती गहरी होगी, ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बोले तो तुरंत जवाब देने की जगह पहले सुनना चुने। यही सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड की शक्ति है। सिनर्जाइज। दोस्तों, अगर हम 5 लोग मिलकर एक दीवार खोदें तो काम बंटने से जल्दी खत्म होगा और मजा भी आएगा। सिनर्जाइज यानी सामंजस्य की शक्ति यही है, अलग अलग लोगों की ताकतें मिलाकर कुछ बेहतर बनाना। कल्पना कीजिए कि आपके दोस्त और परिवार मिलकर एक बड़ा बगीचा बना रहे हैं। आप मिट्टी खोदते हैं, कोई पौधे लगाता है, कोई पानी देता है, सभी मिलकर काम करते हैं और बगीचा खूबसूरत बनता है। अगर आपने अकेले यह बगीचा बनाने की कोशिश की होती तो थककर रास्ते में ही छुट्टियां हो सकती थी। सिनर्जाइज की यही तो ताकत है कि मिलकर हम अकेले से बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि संगीत कैसे बनता है? जब 2 अलग सुर मिलते हैं तो एक मधुर धुन बनती है। जैसे एक बैंड में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के सुर मिलकर एक लाजवाब गीत तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही अगर एक टीम में अलग अलग विचार, स्किल्स और अनुभव मिल जाएं तो एक नया और बेहतर समाधान बनता है। एक और उदाहरण सोचिए, आप एक फुटबॉल टीम खेल रहे हैं। अगर सभी खिलाड़ी अपना अपना खेलेंगे और पास नहीं देंगे तो गोल मुश्किल होगा। लेकिन अगर हर कोई गेंद पास करके सहयोग करे तो जल्दी ही गोल हो जाता है। यही सिनर्जाइज की सोच है। मिलकर काम करने से हर काम आसान हो जाता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने विचार पर अड़ा रहे और अकेले दम पर जीतने की जद्दोजहद करे तो काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब कई हाथ मिलते हैं तो एक पत्थर से भी गड्ढा खोदने में आसानी होती है। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ी चुनौती लगे
समझें कि क्या आप अकेले कदम बढ़ा रहे हैं या साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। सिनर्जाइज अपनाकर आप पाएंगे कि अलग अलग लोग मिलकर असाधारण काम कर सकते हैं और नतीजे हमेशा आश्चर्यजनक होते हैं। शार्पन द सॉ अर्थात आरी को तेज करना हमें याद दिलाता है कि समय समय पर आराम और खुद को बढ़ाने के लिए रुकना भी बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए एक लकड़हारे की कहानी। वह रोज पेड़ों को काटने में लगा रहता है और सोचता है कि जितना पेड़ काटेगा उतनी मेहनत मानी जाएगी, इसलिए दिन रात काम करता रहता है। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुमने आरी कभी तेज की? लकड़हारा बोला, नहीं, समय नहीं था, मुझे तो पेड़ काटने हैं। कुछ ही समय बाद उसकी आरी इतनी कुंदी हो गई कि वह एक पत्ते को भी काट नहीं पाई। अगर वह बीच बीच में रुककर आरी तेज कर लेता तो हर बार फिर से आसानी से कट जाता। शार्पन द सॉ हमें यही सिखाता है, रुके बिना काम करना, लेकिन बीच बीच में खुद को तरोताजा करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी लगातार 11 घंटे पढ़ाई करता है बिना आराम लिए। शुरू में वह जोर से पढ़ता रहेगा, लेकिन बाद में उसकी समझ कम होने लगती है और थकान बढ़ जाती है। अगर वह बीच बीच में थोड़ा चलने जाए, ताजा हवा में सांस ले या आराम करे तो पढ़ाई की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। इसी तरह मेज पर ढेर सारा काम देखकर सोचना चाहिए कि क्या पहले स्वस्थ तंदुरुस्त रहना जरूरी नहीं तो काम के बीच थकावट से हर चीज अधूरी रह जाएगी। मंच पर भी यही होता है। अगर कोई गायक लगातार बिना रुके सिंगर बना रहेगा तो उसका गला सूख जाएगा और आवाज में दम घुटेगा। यदि वह बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर पानी पी लेता तो अगली प्रस्तुति और शानदार होती। सोचिए, अगर हम भी सिर्फ काम करते रहेंगे और आराम नहीं करेंगे तो हम भी उस लकड़हारे जैसे हो जाएंगे जिसकी आरी पूरी तरह से कुंदी हो चुकी है। पर अनुसार पाई इम शार्पन द सॉ अपनाए मतलब अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत का ख्याल रखें तो हर दिन हमें नई ऊर्जा मिलेगी। तो जब भी आप थकान महसूस करें या लगे कि रुककर आराम करना चाहिए, उसी वक्त खुद को इग्नोर न करें। एक गहरी सांस लीजिए, हल्की स्ट्रेचिंग करें, कोई ताजा संगीत सुनिए या प्रकृति में समय बिताइए। इन छोटे छोटे ब्रेक्स से आप फिर से शार्पन द सॉ की तरह तरोताजा होकर हर काम में लग सकेंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह थी स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की मुख्य बातें। हमने जाना कि कैसे बी प्रोएक्टिव बनकर हम अपनी जिंदगी के कप्तान बन सकते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से अपने सपनों की स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट से समय की समझदारी से प्रबंधन कर सकते हैं। थिंक विन विन से हम सभी के लिए बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड से हम गहरे और पक्के संबंध बना सकते हैं। सिनर्जाइज से मिलकर कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं और शार्पन द सॉ से खुद को निरंतर निखारते रह सकते हैं। दोस्तों, इन आदतों को अपनाने के लिए आपको कोई जादू करने की जरूरत नहीं है। बस ठान लीजिए कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। शुरुआत में ये आदतें मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी। हर दिन एक एक आदत पर ध्यान दें, इन्हें अभ्यास में लाएं और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने आप पर विश्वास रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। अपनी जिंदगी के कप्तान आप खुद हैं और इन आदतों की मदद से आप अपनी मंजिल आसानी से पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में बताएं कि इन आदतों में से कौन सी आदत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और इन आदतों को अपनाकर एक सफल और संतुलित जिंदगी बनाएं। धन्यवाद।